हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी प्राइस की स्टेबिलिटी रखने के लिए बनाई जाती है। बनाता कौन है? आरबीआई। आरबीआई पहले तो अदर मेजरमेंट पे बनाता था मॉनेटरी पॉलिसी को, उसके अदर मेजरमेंट होते थे, बट 2016 से इसने एक इंडिकेटर लिया है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अदर कंट्री में ये पहले से ही यूज़ हो रहा था, हमारे इंडिया ने अडोप्ट किया है 2016 में इन्फ्लेशन टारगेट। और ये टारगेट होता है कि इन्फ्लेशन रेट का टारगेट रखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी बनती है। तो यहाँ पे हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेमवर्क के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या फ्रेमवर्क है, कितने मेंबर होते हैं, कौन कौन होता है, कितनी टाइम ड्यूरेशन होती है, उनकी कोरम कितनी होती है मीटिंग की। ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 एज अमेंडेड इन 2016, जो मैंने आपको बताया, आरबीआई इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया with primary objective of maintaining price stability while keeping in the mind of objective of growth। प्राइस स्टेबिलिटी मैंने आपको बताया था कि प्राइस स्टेबिलिटी के लिए प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है इसका। ध्यान रखना, अदर ऑब्जेक्टिव बाद में, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्राइस की स्टेबिलिटी होता है। और स्टेबिलिटी भी कैसे? माइंड में रख के ऑब्जेक्टिव को, किस ऑब्जेक्टिव को? ग्रोथ के, तब प्राइस स्टेबिलिटी की बात की गई है। अब इसके हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं। फ्रेमवर्क में ही पहले हम बात करेंगे इन्फ्लेशन टारगेटिंग की कि होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके कितने मेंबर होते हैं। तो इसमें पहले बताया गया है, मई 2016 द आरबीआई एक्ट 1934 वॉज अमेंडेड टू प्रोवाइड ए स्टेटरी बेसिस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। आरबीआई ने प्रोवाइड किया था स्टेटरी बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। अब मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है क्या। तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक सिस्टम है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इसीलिए पढ़ रहे हैं। पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें पहले ये टारगेट करेंगे, और ये टारगेट बनेगा कैसे? सिर्फ आरबीआई नहीं बताने का कि ये टारगेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों एक साथ मिलके इस टारगेट को सेट करेंगे कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट क्या होगा हमारे इस मॉनेटरी पॉलिसी में। ओके, देन इसके ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएगी। ये जो था बात हो ही गई है, आरबीआई एक्ट 1934 में इंट्रोड्यूस हुआ के अकॉर्डिंग। तो अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग की, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है? अंडर सेक्शन 45ZE में बताया गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसोलिडेशन विद द आरबीआई। जैसे पढ़ना जो बताया आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसोलिडेशन विद आरबीआई डिटरमाइन द इन्फ्लेशन टारगेट इन टर्म ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की टर्म में कि भाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इतने परसेंट और इतने परसेंट ऐसे बताती है आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करते हैं इन्फ्लेशन टारगेट को एंड नोटिफाई इन ऑफिशियल गैजेट्स। ओके, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग कंज्यूमर प्राइस के टर्म में बताई जाती है
सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के थ्रू बताई जाती है और एक बार बताई जाती है 5 ईयर के लिए कि ये 5 ईयर के लिए इतने % होगा और ये नोटिफाई किया जाता है इनके ऑफिशियल गैजेट में। अकॉर्डिंगली ऑन August 5, 2016 द सेंट्रल गवर्नमेंट notify in the official gazette 4% consumer price index inflation as the target for the period from August 5, 2016 to March 31st, 2021। हाँ, तो सबसे पहले 2016 में अडॉप्ट की गई है पॉलिसी। इस तरह की इन्फ्लेशन टारगेट को हम एज ए इंडिकेटर यूज़ करेंगे। उस टाइम बताया गया है कि 4% इन्फ्लेशन रेट लेंगे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। और ये 2016 टू 2021 थी, लेकिन इसे फॉरवर्ड किया गया और इससे आगे भी टारगेट यही रखा गया। 2026 तक यही टारगेट है और इसमें ना अपर लिमिट 6%, अपर टॉलरेंस 6% और लोअर टॉलरेंस 2% है। यही बताया गया विद द अपर टॉलरेंस लिमिट 6% एंड द लोअर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 2%। ऑन March 31st, 2021 द सेंट्रल गवर्नमेंट retained the inflation target and the tolerance band for the next 5-year period April 1st, 2021 to March 31st, 2026। आपको मैंने ऑलरेडी ही बता दिया। सेक्शन 45 ZE में इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ZB of RBI Act provide for the constitution of 6-member monetary policy committee। 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को उनका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 45 ZB में, जो डिटरमाइन करेंगे पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। वही है, मैंने कहा था ना, इन्फ्लेशन टारगेट के अकॉर्डिंग पॉलिसी रेट रखा जाएगा। तो ये 6 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी और ये डिटरमाइन करेंगे कि क्या पॉलिसी रेट रहना है जो कि मतलब अचीव कर सके इन्फ्लेशन टारगेट को। इन्फ्लेशन टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई इंट्रोड्यूस कर देंगे अपने ऑफिशियल गैजेट में। अब इसके बाद में थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, फिर उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं 6 मेंबर होते कौन कौन है। हाँ, कि पॉइंट भाई, अगर हमारा फेलियर हो गई मेंटेन करने में इन्फ्लेशन टारगेट को, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात भी करेंगे और बैंक की भी, कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी और बैंक्स क्या करेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द फॉलोइंग एज द फैक्टर दैट कंस्टिट्यूट फेलियर टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। ये फॉलोइंग 2 डायमेंशन है कि इस वजह से हुआ या इस वजह से हुआ, वो नोटिफाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें ए तो है, मतलब फर्स्ट पॉइंट है, द एवरेज इन्फ्लेशन इज़ मोर देन द upper tolerance level of the inflation target for any 3 consecutive quarters। 3 consecutive quarter में हमारा जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो अपर टॉलरेंस से ज़्यादा है। इस वजह से फेलियर हो गई पॉलिसी, मतलब इन्फ्लेशन टारगेटिंग। या तो ये रीज़न हो सकता है, या फिर क्या होगा, हमारा जो एवरेज इन्फ्लेशन है ना वो लेस देन हो जाएगा लोअर टॉलरेंस लिमिट से, और वो भी फॉर एनी 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। ओके, ये 2 पॉइंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि या ये रीज़न रहा या ये रीज़न रहा। अगर बैंक फेल हो जाते हैं, मतलब वेयर द बैंक फेल टू मीट द इन्फ्लेशन टारगेट, इट शैल सेट आउट इन ए रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सेंड करेंगे। रिपोर्ट में क्या क्या बताना होगा। फर्स्ट, द रीज़न फॉर फेलियर टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने में फेलियर का रीज़न क्या है, ये बताओ पहले तो आप। फिर उसके बाद आपको बताना होगा, चलो ये अचीव नहीं हुआ, आप रेमेडियल एक्शन बताओ।
पर्पज टू बी टेकन बाय द बैंक, जो बैंकों के द्वारा लिए जा सके। देन सी एन एस्टिमेशन ऑफ टाइम पीरियड विद इन विच द इन्फ्लेशन टारगेट शैल बी अचीव pursuant to timely implementation of proposed remedial action। वो टाइम पीरियड बता दो जिसमें भी इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव कर सके टाइमली इम्प्लीमेंट करके प्रपोज रेमेडियल एक्शन को। ओके, ये तीनों बताने पड़ेंगे आपके बैंक्स को। ठीक है भाई, तुम फेल होगे, फेल का रीज़न बता दो, रेमेडी बता दो, फिर रेमेडी के लिए टाइम लिमिट बता दो कि इतनी टाइम लिमिट में हो सकता है अचीव। ओके, अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात आ जाती है। हमने बता दिया मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनेगी भाई। इन्फ्लेशन टारगेट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका आरबीआई मिल के उसको टारगेट को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने ऑफिशियल गैजेट्स में। उसके बाद इन्फ्लेशन टारगेट की हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता क्या है। हमारी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसकी परसेंटेज पे कंप्यूट किया जाता है इन्फ्लेशन टारगेट रेट। एंड उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि 6 मेंबर होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या नोटिफाई करना होगा अगर इन्फ्लेशन टारगेट अचीव नहीं होता, फेल हो जाते हैं अचीव करने में। और फिर हमने बात कर लिया कि बैंकों को क्या रेमेडी मतलब क्या क्या रिपोर्ट देनी होगी, रिपोर्ट में क्या क्या बताना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी फेलियर का, टारगेट को अचीव करने में जो फेलियर हुई उसके लिए। अब हम बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी के कमेटी जो है उसके 6 मेंबर कौन कौन होंगे। तो सेक्शन 45Z भी बताता है इसके बारे में। ऑफ द अमेंडमेंट आरबीआई एक्ट 1934 प्रोवाइड फॉर एन empowered 6 member monetary policy committee to be constituted by the central government by notification in the official gazettes। कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कमेटी को बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट सच MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी was constituted on September 29, 2016। The present monetary policy committee members as notified by the central government in the official gazettes, right, of October 5, 2020 are as under। 2020 तक के लिए तो बताए थे ना। ओके, तो फर्स्ट क्या होता है, पहला मेंबर होगा चेयरपर्सन और वो कौन होगा? गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आपका रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, उसका जो गवर्नर होगा आपका चेयरपर्सन होगा एक्स ऑफिसो। सेकंड क्या होगा? मेंबर भी होगा, एक्स ऑफिसो भी होगा। इंचार्ज होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी का, सेकंड चेयरपर्सन की होगी। इंचार्ज होगा मॉनेटरी पॉलिसी का डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होंगे वो मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज होंगे। ओके, थर्ड क्या होगा? वन ऑफिसर ऑफ आरबीआई टू बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड के थ्रू एक पर्सन आरबीआई का इंट्रोड्यूस होगा, वो मेंबर होगा इसका और एक्स ऑफिस होगा। 3 पर्सन होगी। फर्स्ट तो होगी गवर्नर, वो तो चेयरपर्सन होगी। सेकंड हो गए डिप्टी गवर्नर, वो इंचार्ज होगी। थर्ड एक पर्सन और आरबीआई का इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इसमें नॉमिनेट किया जाएगा, वो भी सेंट्रल बोर्ड के द्वारा। 3 पर्सन हो गए। अब बचे 3 पर्सन, वो ना आपके मतलब नॉलेजेबल पर्सन होंगे जिन्हें फाइनेंस के फील्ड में अच्छी खासी नॉलेज होगी, जैसे कि प्रोफेसर, ये उस टाइम के हैं जो मतलब मेंबर्स हैं, उनके नाम हैं, आप देख सकते हैं। जो मतलब इसमें प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई अच्छी पोस्ट पे हो जो इस फील्ड में वर्क कर चुके हों, वो हो सकते हैं। 3 मेंबर वो होंगे मॉनेटरी पॉलिसी के। देन हम बात करते हैं इनकी कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स की कमेटी की। मेंबर्स रिफर टू एट 4 to 6
above will hold office for a period of 4 years or until further order whichever is earlier। मतलब जो मेंबर्स हैं ना, वो जो 4 हैं, चेयरपर्सन और डिप्टी मतलब इंचार्ज को छोड़ के जो 4 है ना, वो या तो 4 ईयर का या फिर फर्दर ऑर्डर से वो पीरियड में अपना होल्ड कर सकते हैं ऑफिस, लेकिन इनमें से जो भी कम होगा। अगर 4 ईयर पहले कंप्लीट हो गए तो सिर्फ 4 ईयर के लिए। और जो क्या है, द MPC डिटरमाइन द पॉलिसी रेपो रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। सिंपल है भाई, इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के लिए ही तो रेपो रेट, अदर रेट सब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिटरमाइन करेगी। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम इन ईयर। रिक्वायर होता है जो मीटिंग है मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर की, 1 साल में 4 बार ज़रूर हो। उसके लिए कोरम क्या है मीटिंग की, 4 मेंबर्स। मतलब क्या है कि मिनिमम 4 मेंबर ज़रूर चाहिए। 6 मेंबर है ना, उसमें से 4 मेंबर मीटिंग में ज़रूर होने चाहिए। ईच मेंबर ऑफ MPC हैज़ 1 वोट। सभी मेंबर के पास 1 वोट होगी। इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट, वोट में इक्वालिटी होगी भाई, 3 ने 1 को सपोर्ट कर दिया, 3 ने दूसरे रेट को सपोर्ट कर दिया, तो उस इक्वालिटी में जो गवर्नर होगा हैज़ ए सेकंड और कास्टिंग वोट। गवर्नर लास्ट वोट डालेंगे कि आपको ये वाला या फिर ये वाला कौन सा रेट रखना चाहिए। ईच मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी राइट्स ए स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग द रीज़न फॉर वोटिंग इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट द प्रपोज रिजोल्यूशन। ओके, तो हमने यहाँ पे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, मतलब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट जो हमने कमेटी की फ्रेमवर्क में क्या पढ़ा, हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ी, उसका फ्रेमवर्क पढ़ा हमने। फ्रेमवर्क में हमने 6 मेंबर पढ़े, 6 में से 3 कौन कौन थे। फर्स्ट तो थे हमारे गवर्नर RBI के, जो चेयरपर्सन है होंगे कमेटी के। सेकंड हमारे डिप्टी गवर्नर RBI के, जो कि इंचार्ज होंगे मॉनेटरी पॉलिसी के। थर्ड हमारे एक पर्सन जो RBI का होगा और वो नोटिफाई किया जाएगा या नॉमिनेट किया जाएगा बाय सेंट्रल बोर्ड। ये 3 पर्सन RBI के, और अदर 3 पर्सन नॉमिनेट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन वो स्पेशलिस्ट होंगे इस फील्ड में, जैसे रिसर्चर हो गए फाइनेंस के फील्ड में, एंड अदर जिन्हें की काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, वो लोग भी 3 मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे। इसके बाद बताया हमने कि आपका वो जो है टर्म जो है एम्प्लॉयमेंट का 4 ईयर है इन मेंबर्स का, और अदर कंडीशन में अगर ऑर्डर दिया जाता है आगे बढ़ाने का किसी कंडीशन में, तो वो ऑर्डर जैसे टर्म फिनिश हो गया लेकिन ऑर्डर से दूसरा टर्म चला दिया, तो वहाँ पे भी 4 ईयर और वो दूसरा टर्म जो चला है उसमें जो सा पहले फिनिश हो जाएगा उस टाइम तक का टर्म लिया जाएगा उनका वहाँ पे ऑफिस होल्ड करने का। फिर हमने इसमें यही बताया गया कि जो कमेटी है वो रेपो रेट और रेट्स इंट्रोड्यूस करेगी अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन रेट। देन बात करी थी हमने कि जो आपका मीटिंग है इसकी MPC की वो 4 टाइम होगी ईयर, एंड मिनिमम 4 मेंबर होने चाहिए उस मीटिंग को कंडक्ट कराने के लिए। बात कोरम की हुई है। व्हाट यू मीन बाय कोरम? कोरम मतलब मिनिमम लिमिट ऑफ मीटिंग। ओके, तो ये हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।